Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about appeals references petitions. अपील्स के टॉपिक के अंदर जाने से पहले आप ज़रा अपनी बुक को रेफ़र कीजिए और बुक में जो ये फर्स्ट पेज है इसमें नीचे कुछ सर्कमस्टांसेस दिए हैं। पहले आपको ये सर्कमस्टांसेस समझ लेने हैं एंड इट सेज कि किन सर्कमस्टांसेस में आप अपील का हक रखते हैं। यानी टैक्स पेयर को अगर एफबीआर के किसी फैसले से इख्तलाफ है तो उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। ठीक है जी। सो वो फैसले कौन कौन से हैं? अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अगर की हो या आप असेसमेंट के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, या एक्स पार्टी असेसमेंट की। एक्स पार्टी असेसमेंट का मतलब ये है कि टैक्स पेयर आया नहीं और उसकी गैर मौजूदगी में कोई फैसला कर दिया गया, उसको बुलाया गया, वो प्रेजेंट नहीं हुआ रेलिवेंट अथॉरिटी के सामने, तो वन साइडेड कमेंट सुनकर फैसला कर दिया गया, उसको एक्स पार्टी असेसमेंट बोलते हैं। बेस्ड ऑन एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन और मटेरियल। ठीक है जी। उसके बाद एन अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, या फिर कमिश्नर ने किसी असेसमेंट को अमेंड किया हो तो भी आप अपील का हक रखते हैं। एन ऑर्डर होल्डिंग एन इंडिविजुअल पर्सनली लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स विच वाज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड और डिडक्टेड बाय हिम और हर हैविंग कलेक्टेड और डिडक्टेड फेज टू पे द सेम एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। कि अगर आप विद होल्डिंग एजेंट थे, आपने किसी को पेमेंट करनी थी और पेमेंट करते हुए आपने टैक्स विदहोल्ड करके वो जमा करवाना था, राइट। और अगर आपने वो विदहोल्ड तो किया लेकिन जमा नहीं करवाया, तो इसका मतलब आपने गवर्नमेंट का रेवेन्यू अपनी जेब में रख लिया। तो अब ऐसी सूरत में आप लायबल हैं कि आप वो पैसे एफबीआर को दें। तो अब अगर आपके खिलाफ फैसला किया जाता है कि आप इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं और ये पैसे एफबीआर को दें, तो उस फैसले के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। ना ये जो अपील है इसका सीक्वेंस क्या होगा कि टैक्स पेयर जो है वो सबसे पहले कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का जो फैसला है उससे, अगर, क्योंकि फैसला तो ये करेगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, अगर उसके फैसले से नाखुश होगा तो फिर वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास जाएगा। सो ये पहला फोरम है और उसको जाके बताएगा कि जनाब अ, मैं अपील करना चाहता हूँ इस फलां फलां फैसले के खिलाफ। अगर यहाँ पे भी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स भी उसके खिलाफ, टैक्स पेयर के खिलाफ ही फैसला दे देता है, तो फिर एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। ट्रिब्यूनल जो है वो स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होते हैं और ये किसी भी मामले के अंदर अपनी स्पेशलिटी रखते हैं, राइट। सो एपलेट ट्रिब्यूनल अगर इनलैंड रेवेन्यू का है तो इसका मतलब इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के ऊपर वो महारत रखते होंगे। नाउ ये एपलेट ट्रिब्यूनल के पास टैक्स पेयर भी जा सकता है, और इन केस अगर कमिश्नर कहे जी नहीं मेरी बात ठीक थी, कमिश्नर अपील्स ने मेरी बात को नहीं माना, तो वो भी जा सकता है। ये आखिरी अदालत है, यहाँ पे फैसला होना होता है। इससे आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फोरम्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन इन फोरम्स पे आप सिर्फ तभी जा सकते हैं अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो। क्वेश्चन ऑफ लॉ से मुराद ये है कि लॉ की इंटरप्रिटेशन का मसला है जिसकी वजह से टैक्स पेयर को नुकसान हो रहा है, तो उस इंटरप्रिटेशन की क्लैरिफिकेशन के लिए या उस इंटरप्रिटेशन के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। इस पूरे अपीज़ के प्रोसेस के दौरान अगर टैक्स पेयर चाहे तो वो एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी जा सकता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपकी अ, जो हार्डशिप्स हैं उसको उसमें आपको एक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए एक फोरम बनाया गया है। अच्छा जी। सो सबसे पहली अपील जो आप करेंगे वो अपील टू द कमिश्नर अपील्स होगी। ये जो कमिश्नर अपील्स है इसके पास एप्लीकेशन जो आप देंगे वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होगी। उसका एक तरीक़ेकार डिफाइंड है, उसको डिफाइंड तरीके से वेरीफाई करना है आपने, और फिर फ़ीस जमा करवानी है। असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट फ़ीस 5,000 रुपये है और अदर ऑर्डर्स के अगेंस्ट कंपनी ने 5,000 देने हैं और बाकी में केस में 2,500 है। ड्यू टैक्स जो है वो आपने अदा करना है, और टाइम लिमिट 30 डेज़ है, यानी 30 दिन के अंदर अंदर आप ये अपील फाइल कर सकते हैं। और ये 30 डेज़ का जो टाइम है इस पे रियायत कॉन्डोनेशन दे सकता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, यानी कि वो आपको ये इजाज़त दे सकता है कि अगर 30 दिन में आपने जमा नहीं कराई तो भी आप अपील जमा करवा लें, ये उसके पास इख्तियार मौजूद है। प्रोसीडिंग्स क्या होंगी? नोटिस ऑफ हियरिंग दिया जाएगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को भी और टैक्स पेयर को भी, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी दोनों पार्टीज़ को, क्योंकि यहाँ पे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वर्सेस टैक्स पेयर है। ठीक है जी। और आपको आपकी जो टैक्स रिकवरी आपसे होनी है उसके अगेंस्ट स्टे ग्रांट किया जा सकता है या एडजमेंट्स की जा सकती हैं। एडजमेंट से मुराद ये है कि अगर कोई फैसले पे पहुंचने के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी अवेलेबल नहीं है, तो एडजमेंट दे दी जाती है कि ठीक है आप अगली पेशी के ऊपर इन्फॉर्मेशन ले आओ। कैन अलाउ एपलेट
एपिलेंट यानी कि जिसने अपील की है टू फाइल एनी new grounds of appeal before hearing if omission was not considered willful or unreasonable। आपकी जो आप अपनी बात के बेसिस में अगर आप कोई नई बात कहना चाहते हैं तो वो सिर्फ तभी अलाउड होगी जब आप ये साबित कर सकें कि जनाब ये इंफॉर्मेशन या ये आर्गुमेंट पहले मेरे पास अवेलेबल नहीं था। No such document or material will be allowed to be presented which was not presented to Commissioner Inland Revenue appeals unless appellant was prevented by sufficient cause। So again वही बात है कि कोई अगर आपके पास जितने भी आर्गुमेंट्स थे वो आपने पहले कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स को देने हैं, और सॉरी इनलैंड रेवेन्यू को देने हैं, तभी वही आर्गुमेंट्स दोबारा आप इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नई बात है, इंफॉर्मेशन है, आर्गुमेंट है, तो फिर उसके लिए आपको ये साबित भी करना होगा कि ये क्यों आपके पास पहले अवेलेबल नहीं था। फैसला क्या हो सकता है जी? असेसमेंट वाले जो केसेस हैं उसमें इनलैंड रेवेन्यू की जो असेसमेंट है उसको कंफर्म किया जा सकता है या उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। कैन नॉट इंक्रीज द डिमांड और रिड्यूस द रिफंड। जो आपसे टैक्स की डिमांड है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता अनलेस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन टू द टैक्स पेयर। आपकी बात सुने बगैर आपसे जो टैक्स की डिमांड है उसको अपील में बढ़ाया नहीं जा सकता। इन केस ऑफ एओपी, Commissioner Inland Revenue shall be authorized to make necessary amendments to the assessment of members of AOP। Now ये आपको पता है कि जो AOP है उसके प्रॉफिट्स के फिगर्स रेट पर्पसेस के लिए ऐड होते हैं पार्टनर्स की इनकम के अंदर। तो अगर AOP की असेसमेंट के ऊपर फैसला किया गया है और AOP के फिगर्स चेंज हुए हैं, तो अब उन चेंज फिगर्स की बेस के ऊपर ज़ाहिर जो पार्टनर्स की जो असेसमेंट है वो भी चेंज हो जाएगी। तो कमिश्नर को ये इख्तियार है, इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर को, कि वो फिर पार्टनर्स की फिगर्स भी चेंज कर ले। या एनल का मतलब ये है कि उसको आपने कह दिया कि जी ये बिल्कुल गलत असेसमेंट हुई है, दोबारा से किया जाए। और बाकी केसेस में एज अप्रोप्रिएट डिसीजन वो किया जाएगा। पास ऑर्डर विद इन 120 डेज प्लस 60 मोर डेज फॉर विच रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। 120 दिन के अंदर अंदर आपने इसको डिस्पोज ऑफ करना है। फॉलोइंग शैल नॉट बी काउंटेड। एडजर्नमेंट के दिन काउंट नहीं किए जाएंगे ये इस 120 दिन की काउंटिंग में। और पोस्टपोनमेंट ड्यू टू स्टे और रिमांड और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। और अगर टैक्स पेयर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में चला जाता है या उस स्टे उसको स्टे मिल जाता है किसी कोर्ट से, तो भी वो जो ये वाले जो दौरानिया है ये इस 120 दिन की गिनती में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट जो फोरम है दैट इज़ अपील्स बिफोर एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल जो है ये एक्सपर्ट लोग हैं जो कि आपकी बात को सुनेंगे। इसमें शामिल कौन कौन है जी? इसकी कॉम्पोजिशन में शामिल है चेयरमैन जो होगा इस ट्रिब्यूनल का, वो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी आउट ऑफ जेएम, जुडिशियल मेंबर्स। ठीक है जी। तो जुडिशियल मेंबर्स कौन होते हैं? जुडिशियल मेंबर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। ये डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, या ये एडवोकेट हो सकता है हाई कोर्ट का हु इज़ क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट। इसके अलावा इसमें जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है इसमें जुडिशियल मेंबर्स के साथ साथ अकाउंटेंट मेंबर भी होते हैं, और ये भी प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है। इसमें ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज इक्विवेलेंट टू चीफ कमिश्नर, कम अज़ कम चीफ कमिश्नर के बराबर का ऑफिसर हो सकता है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स प्लस 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज कमिश्नर और कलेक्टर, या फिर प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो। सो ये अकाउंटेंट मेंबर के तौर पे आ सकते हैं। और जो ट्रिब्यूनल है वो फिर अगली समाज जो है वो करता है। और इसकी पावर्स क्या हैं जी? ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है, एफबीआर के अंडर नहीं आता, ताकि एक इंडिपेंडेंस इंश्योर की जा सके। क्योंकि एफबीआर के फैसले के खिलाफ अगर इसने फैसला देना है तो एफबीआर इसको इन्फ्लुएंस ना करे, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर ट्रिब्यूनल ऑपरेट करता है। चेयरमैन जो है वो बेंचेस बना सकता है ताकि अपनी ड्यूटीज़ डिस्पोज ऑफ करे जो भी ट्रिब्यूनल है। और कम अज़ कम 2 मेंबर्स का बेंच होगा। सिंगल मेंबर बेंच भी बनाया जा सकता है अगर चेयरमैन नेसेसरी समझता हो। इन अ बेंच नंबर ऑफ जुडिशियल मेंबर्स एंड अकाउंटेंट मेंबर्स शुड बी इक्वल और शैल नॉट एक्सीड बाय 1। सो ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोपोर्शन है जिसको मेंटेन किया जाएगा। केसेस ऑफ पेनल्टी अप टू ₹1 million कैन बी डिसाइड बाय सिंगल मेंबर बेंच और चेयरपर्सन। मैकेनिज्म क्या होगा? डिसीजन शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी, और इन केस ऑफ टाई चेयरपर्सन जो है वो एक और मेंबर को ऐड कर देगा ताकि फैसला किया जा सके। इवन मेंबर्स के केस में ऐसा हो सकता है कि टाई हो जाए। ठीक है, तो एक और मेंबर ऐड करके उसको ऑड नंबर्स कर दिया जाएगा ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को, और फिर फैसला मेजॉरिटी से ही होगा। और इन केस ऑफ इक्वल मेंबर्स फेडरल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एडिशनल मेंबर्स। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास भी अगेन ये इख्तियार है कि वो एडिशनल मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं। इसी तरह आपने प्रेस्क्राइब फॉर्म में मैनर में वेरिफिकेशन आपने करनी है और फीस जमा करानी है। मैक्सिमम 60 दिन के अंदर अंदर आप
अपील जमा करा सकते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के फैसले के खिलाफ। और इसमें कॉन्डोनेशन यानी कि रियायत दी जा सकती है। ट्राइब्यूनल अगर चाहे तो आपको 60 दिन के बाद भी आपकी अपील को एक्सेप्ट कर सकता है। अगेन सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे। प्रोसीडिंग्स क्या होंगी कि आप स्टे, अगर आपको स्टे नहीं मिला हुआ तो ऐसे सूरत में आप टैक्स अदा करें और अपनी अपील जमा कराएं। मैक्सिमम 180 दिन में स्टे ग्रांट किया जा सकता है, और स्टे बाय हाई कोर्ट शैल नॉट बी काउंटेड इन अबव डेज। सो ये जो 180 दिन का टाइम है, इसमें हाई कोर्ट से अगर आपने इस दौरान में अगर आप हाई कोर्ट को रब्ता करते हैं और अपने किसी फैसले के खिलाफ जो है वो स्टे ले आते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में भी उन दिनों को जो स्टे के दिन दिए गए हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे। डिसीजन क्या होगा? या तो पिछले डिसीजन को कंफर्म कर दें, या उसको मॉडिफाई कर दें, या सिरे से उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। और रिमांड भी किया जा सकता है टू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू या इनलैंड रेवेन्यू अपीज, यानी कि वो तफ्तीश कर ले मजीद। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू बोथ द पार्टीज, और मैक्सिमम 6 मंथ्स में आपने डिसीजन करना है। एपलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन जो है वो फाइनल होता है अनटिल अनलेस के क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, सो इसमें थ्योरेटिकली आपको ट्रिब्यूनल की कॉम्पोजिशन या उसमें जिस तरह से प्रोसीड किया करता है ट्रिब्यूनल, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। यहाँ हाई कोर्ट के पास भी आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। 90 डेज़ में मैक्सिमम आपने अपनी दरख्वास्त जमा करानी है। हाई कोर्ट को फैक्ट्स बताएंगे, ट्रिब्यूनल का डिसीजन, एपलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन बताएंगे, क्वेश्चन या पॉइंट ऑफ लॉ बताएंगे कि जिसके ऊपर आप अदालत से वजाहत चाहते हैं या उनकी इंटरप्रटेशन चाहते हैं। और 100 रुपये की फ़ीस जो कि कमिश्नर रेवेन्यू पे अप्लीकेबल नहीं होती, ये अदा करनी होगी। अगर आप जा रहे हो तो आपने तो अदा करनी है, लेकिन अगर टैक्स पे जा रहा है तो अदा करनी है, लेकिन कमिश्नर ने अदा नहीं करनी। इफ़ सेटिस्फाइड, हाई कोर्ट में प्रोसीड टू हियर द केस। और काबिल समात है या नहीं मुकदमा, ये अदालत फैसला करेगी पहले। और जो भी फैसला करेगी वो एपलेट ट्रिब्यूनल को दे दिया जाएगा वो फैसला, ताकि वो अपने ट्रिब्यूनल फिर अपने फैसले के ऊपर ताकि अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर ले। रिफंड टू टैक्स पे शैल नॉट बी मेड इफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सबमिट्स एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट विद इन 30 डेज दैट ही वांट्स टू अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट। और अगर टैक्स पेयर के हक में फैसला आ गया तो और कमिश्नर कहता है जी कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इसके खिलाफ, तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर वो ये बता दे, ताकि रिफंड उसको ना दिया जाए, टैक्स पेयर को ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट फाइनल फोरम है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका 185 आर्टिकल जो है वो ये बताता है कि आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसलिए इस बारे में कोई मजीद प्रोविजंस की ज़रूरत नहीं रहती, फिर सुप्रीम कोर्ट के अपने आगे प्रोसीजर्स हैं। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए टैक्स पेयर कह सकता है अगर वो एग्रीव्ड है। बस ये है कि टैक्स पेयर के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना हो रही हो, ठीक है, कोई जुर्म उसका ना हो जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही हो। अदरवाइज आप टैक्स रिकवरी इस तरह के जो भी मामला हैं उसके खिलाफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ डिस्प्यूट या हार्डशिप क्या होगा? टैक्स लाइबिलिटी कम से कम 100 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए, या रिफंड की एडमिसिबिलिटी जो है वो उसका इशू हो, एक्सटेंट ऑफ वेवर ऑफ डिफ़ॉल्ट चार्ज और पेनल्टी, और अदर स्पेसिफिक रिलीफ टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। सो आपके इनमें से कोई प्रॉब्लम अगर है, आपको आप ये समझते हो कि मेरे साथ हार्डशिप हो रही है इनमें से किसी मामलात में, आपसे टैक्स लाइबिलिटी 100 मिलियन से ज़्यादा की आपके ऊपर लगाई गई है, या रिफ़ंड आपको नहीं मिल रहा, या आपका डिफ़ॉल्ट चार्ज या पेनल्टी जो है वो आपको माफ़ नहीं की जा रही, आप समझते हैं आप इनोसेंट हैं, ये गलत लगाया गया है जुर्माना, या इसके अलावा कोई और मसला है आपका, तो ऐसी सूरतों में आप टैक्स पेयर जो है वो एफबीआर को एप्लीकेशन दे सकता है कि जनाब मेरे लिए आप एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना दें। और एक्स उस एप्लीकेशन में आप ये लिखोगे कि डिस्प्यूट क्या है और जो कि अंडर लिटिगेशन है, और रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाए। इनिशियल प्रपोजल फॉर रेजोल्यूशन ये भी आप टैक्स पेयर ही बताएगा, और टैक्स पेमेंट ऑफर भी करेगा कि मैं कितना पे टैक्स अदा करने पे राज़ी हूँ इस मसले को हल करने के लिए। नाउ ये जो एप्लीकेशन आएगी तो इसके 15 दिन के अंदर अंदर, 15 डेज़ का टाइम है, 15 डेज़ के अंदर अंदर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना दी जाएगी, राइट। इसका चेयरपर्सन रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज और इक्विवेलेंट नॉमिनेटेड बाय एफबीआर फ्रॉम पैनल टू बी नोटिफाइड बाय लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट। सो ये एफबीआर नॉमिनेट करेगा चीफ कमिश्नर ऑफ द जुरिस्डिक्शन। आपका चीफ कमिश्नर जो है वो भी इस ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में होगा, or one person nominated by taxpayer from a panel notified by FBR.
नाउ एफबीआर ने एक पैनल बना दिया होगा जिसमें से टैक्स पेयर अपनी मर्जी का कोई बंदा चुन सकता है। वो पैनल क्या हो सकता है जी? वो पैनल कोई चार्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या एडवोकेट। इन तीनों के केस में 10 years एक्सपीरियंस इन टैक्सेशन एंड नॉट ऑडिटर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर का ऑडिटर ना हो, वो चार्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और उसका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टैक्सेशन के मैटर्स में। रिटायर्ड बीपीएस 21 और अबव, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर, या फिर रिप्यूटेबल बिजनेसमैन भी हो सकता है जो इसको के नॉमिनेट किया होगा सीओसीआई ने। सीओसीआई एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जो के एक पार्लियामेंट के अंदर ही होती है, यानी वो आप समझ लें कि आपकी नेशनल असेंबली से ही कुछ लोग होते हैं जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में होते हैं। अच्छा, ये जो 15 डेज का टाइम है, इसमें एफबीआर जो है वो फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना देगा, और वो कम्युनिकेट भी कर देगा इसकी कंपोजिशन किसको, टैक्स पेयर को, कमिश्नर को, और साथ में जहाँ पे भी उसका मुकदमा चल रहा था, चाहे वो कमिश्नर अपील्स हो, एपलेट ट्रिब्यूनल हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ पे भी मुकदमा चल रहा था, उनको भी इन्फॉर्म कर देगा कि जनाब हमने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना दी है, और अब आप इस मुकदमे को मजीद प्रोसीड ना करें अपनी अदालत में। टैक्स रिकवरी विल बी स्टेड टिल अर्लियर ऑफ डिसीजन और डिसोल्यूशन ऑफ एडीआरसी, और जितनी भी टैक्स रिकवरी है उसके खिलाफ ऑटोमेटिकली आपको स्टे मिल जाएगा। नाउ आपके जो मामला है टैक्स का, उस पे इंक्वायरी की जा सकती है, एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा सकता है, आपको ऑडिट किया जा सकता है, और 45 दिन में ये काम मुकम्मल करना है। लेकिन 45 दिन से आगे मज़ीद 15 दिन भी लिए जा सकते हैं, लेकिन उसकी फिर रीज़न भी बतानी होगी कि 15 दिन मज़ीद क्यों लेने पड़े, और फिर बाय मेजॉरिटी फैसला किया जाएगा कि अब इस का मामले का फैसला क्या बनता है। ये जो फैसला है, दिस विल बी बाइंडिंग ऑन द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इफ टैक्स पेयर विड्रॉज अपील्स एंड कम्युनिकेट्स विड्रॉल विद इन 60 डेज टू द कमिश्नर। अगर टैक्स पेयर 60 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर देता है कमिश्नर को कि जनाब ये एडीआरसी का फैसला आ गया है, तो और मैं अपना जो है वो केस विड्रॉ कर रहा हूँ बाकी अदालतों में जहाँ पे भी है, तो फिर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के ऊपर ये फैसला बाइंडिंग होगा। ठीक है जी। सो अगर एडीआरसी 60 दिन में कोई फैसला ना कर सके तो एडीआरसी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, और एफबीआर विल कम्युनिकेट एडीआरसी डिसोल्यूशन। इसका जो डिसोल्यूशन है वो एफबीआर फिर कम्युनिकेट कर देगा, और फिर जो जहाँ पे भी आपका जिस भी एपलेट अथॉरिटी के पास केस था वहाँ पे डिसीजन फिर 6 मंथ्स में जो है वो जो भी एपलेट अथॉरिटी है वो आपका डिसीजन कर देगी। सो दिस वाज अबाउट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। नाउ अदर मैटर्स रेलिवेंट टू अपील, इसमें क्या है जी? इसमें यह है कि जो डिसीजन ऑफ एपलेट अथॉरिटी है, उस वो आपको डायरेक्ट रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है। असेसमेंट ऑर्डर होली और पार्टली सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब ये होता है कि उसको गलत करार दे दे और सेट असाइड कर दे कि भाई नए सिरे से इसकी असेसमेंट के लिए प्रोसीड किया जाए। सो सिरे से ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके नए सिरे से काम शुरू करो, या फिर इसके अलावा कोई और डिसीजन भी हो सकता है। अब ये जितने भी फैसले होंगे अपीलेट अथॉरिटी के, इसके बाद क्या होगा? टाइम विद इन विच न्यू असेसमेंट ऑर्डर हैज़ टू बी मेड, 2 months from the date of the order is served on the commissioner. So अगर कोई रिलीफ मिल गया है तो टैक्स पेयर को, तो 2 महीने के अंदर अंदर जो है कमिश्नर ने उस रिलीफ के मुताबिक असेसमेंट ऑर्डर निकालना है, और अगर सेटिसाइड हो गई है असेसमेंट प्रीवियस, तो फिर 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द financial year in which commissioner is served with the order, provided no further appeal or reference is preferred against order of the appellate authority either by commissioner और द टैक्स पेयर। सो 1 साल के अंदर अंदर आपने कमिश्नर के ऊपर लाजिम है कि वो फिर अपन जो है वो असेसमेंट इसकी फाइनल करे। 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कमिश्नर इज सर्व विद द ऑर्डर, और एपलेट अथॉरिटी जो भी अदर्स के केस में क्या होगा, एनी अदर डिसीजन के केस में, कि फिर जो कमिश्नर है उसके पास 2 साल का टाइम है कि वो फिर अपना ऑर्डर जो है वो इशू करे। नाउ यहाँ पे जो आप अगर बुक को एक दफ़ा रेफ़र कर लें तो इसमें आखिरी बात जो लिखी हुई है बर्डन ऑफ प्रूफ से मुतलिक, इसको ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं कि व्हाट इट सेज। ओके, इन एन अपील बाय द टैक्स पेयर द बर्डन शैल बी ऑन द टैक्स पेयर टू प्रूव ऑन द बैलेंस ऑफ probabilities in case of an assessment order the extent to which the order does not correctly reflect the taxpayer's liability for the tax year. नाउ ये साबित किसने करना है कि टैक्स पेयर अपील के दौरान कि टैक्स पेयर के ऊपर जो भी लाइबिलिटी बनाई गई है वो गलत है, ये टैक्स पेयर ने साबित करना है। और
इन द केस ऑफ एनी द डिसीजन दैट द डिसीजन इज एरोनियस, ये इस सारी चीज़ का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो टैक्स पेयर के ऊपर है, उसने साबित करना है। अपील में जब वो गया तो ये वो बताएगा, वो ये प्रूफ पेश करेगा कि जनाब ये किस तरह से मेरे बारे में जो फैसला किया गया था ये काबिल कबूल नहीं है, ये गलत क्यों है। ओके जी, सो दिस वाज अबाउट अपील्स। इसमें अब अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हम उससे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।